नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का हमारे सक्सेस गुरुकुल यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जिसमें हम करते हैं प्रतिदिन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट्स का रिवीजन। तो आज हमने प्रारंभ किया है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास का संपूर्ण रिवीजन कर लिया है। तो अगर आप सभी ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर प्राचीन भारत का इतिहास का रिवीजन कर सकते हैं। आज से हम प्रारंभ करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम टॉपिक वाइज सभी टॉपिकों को अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं भारत में मुस्लिम आक्रमण और इसके बाद गुलाम वंश। तो दो टॉपिकों को कवर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो निवासी हैं वो अरब के हैं। अरब के मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाते हैं। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ। 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण होता है। वर्ष 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय जो है वो मुल्तान स्वर्ण नगरी पर प्राप्त की थी। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था। तो भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में प्रथम बार जजिया कर लगाया जाता है। सिंध क्षेत्र में अरबों को द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया। तो सिंध क्षेत्र पर अरबों के द्वारा ऊंट पालन और खजूर की खेती जो है प्रारंभ की गई। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। तो अरबों के पश्चात भारत में जो है तुर्कों का आक्रमण भारत में प्रारंभ होता है। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना अलप्तगीन गजनी के द्वारा की गई। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण जो है वो सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया। वर्ष 712 में भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसने वर्ष 712 में भारत में सर्वप्रथम पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था। तो सुबुक्तगीन गजनी ने पश्चिमोत्तर भारत में जयपाल को पराजित किया था, जो कि क्या थे, एक हिंदू शाही शासक था। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 2025 में सोमनाथ पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था। तो जब महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए, उस समय जो गुजरात का शासक थे वो थे भीम फर्स्ट उस समय का वर्तमान शासक था। और महमूद गजनवी ने भारत में 1000 से 1027 के मध्य कुल 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत में धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार जो है वो है अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद और उतबी के द्वारा किताब उल यमीनी तथा फिरदौसी, जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है, के द्वारा शाहनामा की रचना की गई थी। तीनों ही ये जो इतिहासकार हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अल बरूनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी अल बरूनी के द्वारा। दूसरा है उतबी, जो एक दरबारी कवि था महमूद गजनवी का, इसने लिखा किताबुल यमीनी। और फिरदौसी, जिसको पूर्व का होमर कहा जाता था, इसने लिखी थी शाहनामा। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया। जो महमूद गजनवी के पश्चात भारत पर आक्रमण मोहम्मद गौरी के द्वारा 1175 में मुल्तान में किया जाता है। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अलनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो भीम सेकंड मूल राज के द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को
1178 में अहिनवाड़ा पर आक्रमण करने के दौरान पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो 1191 और 1192 का जो तराइन का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के मध्य युद्ध होता है। प्रथम युद्ध जो 1191 का होता है जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है, लेकिन दूसरा जब तराइन का युद्ध होता है 1192 का, जिसमें मोहम्मद गौरी विजित होता है और पृथ्वीराज थर्ड जो है वो पराजित हो जाते हैं। और यहीं से क्या है, भारत में मुस्लिम शासन प्रारंभ हो जाता है, भारत में हिंदू शासन समाप्त होता है। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में होता है, चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति निर्मित करवाई गई थी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक दास था जिसने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी। इसके आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था क्या? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों का नियंत्रण रहा? जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साम्राज्य पर 3 गुलामों का नियंत्रण स्थापित किया। इसमें थे एक यालदौज, दूसरा था कुवाचा और तीसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। यालदौज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मोहम्मद गौरी के जो विजित किए गए साम्राज्य थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। यहाँ एक फ्लो चार्ट है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, जिसमें सभी वंशों से संबंधित और शासकों के नाम दिए गए हैं। तो जो गुलाम वंश है, सबसे पहला वंश आता है, इसका क्रम भी याद रखिएगा कि सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद वंश और सैयद के बाद आता है लास्ट में लोधी वंश। इनमें से जब सबसे ज़्यादा शासनकाल अगर देखा जाए तो किनका रहा है? तो वो रहा है तुगलक वंश का। तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक रहे हैं। और सबसे अधिक शासक अगर देखा जाए किस वंश से बनते हैं, तो सबसे अधिक शासक जो बने हैं वो गुलाम वंश से बने हैं, जिसमें कुल 11 शासक ने शासन किया है। तो इन सभी के संस्थापक और लास्ट शासक देख लेते हैं कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक शाह, और सैयद वंश का जो शासक हुआ है वो है खिज्र खान, और लोधी अंतिम वंश जो है उसका शासक होता है बहलोल लोधी। तो इनको ये फ्लो चार्ट है और इससे संबंधित प्रश्नों को ही देख लेते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ दिया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो है इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगामी का उसने गठन किया, विरोधियों का दमन किया, नवीन प्रकार के सिक्के प्रारंभ किए। इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। तो दिल्ली को पहली बार इसने राजधानी बनाया इल्तुतमिश ने। इसने क्या किया? विभिन्न प्रकार 2 नवीन प्रकार के सिक्के प्रारंभ किए, तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया। तो इस प्रकार क्या है कि दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने का कार्य किसने किया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इसीलिए इसको क्या है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किया गया है। इसको कहा है आरपी त्रिपाठी ने। आरपी त्रिपाठी के द्वारा क्या है, इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना गया है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं गुलाम वंश से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो गुलाम वंश का जो शासनकाल होता है वो होता है 1206 से 1290 ईस्वी के बीच का शासनकाल है। इस दौरान गुलाम वंश के विभिन्न शासकों ने शासन किए हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुलाम वंश की जो स्थापना है वो की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो 1206 में जो है राज्याभिषेक कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था लाहौर में। इसने अपने राजधानी ही लाहौर को बनाई थी। इसने दिल्ली पर कभी भी राजधानी नहीं बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी घोषित किया था।
भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मालिक और सिपह सलार का पद धारण किया। तो तुर्की राज्य का जो संस्थापक है भारत में वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन इसने कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। इसकी जो उपाधि थी वो थी मलिक और सिपह सलार की उपाधि सदैव धारण की है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता और अत्यधिक दान देने वाला उपाधि दी गई है। तो इसे लख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि क्या कहता था, जिस अधिक से अधिक दान देता था, जिस कारण इस उदारता और अधिक दान देने के कारण इसे लख बख्श की उपाधि प्राप्त हुई थी। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण इसे कुरान ख्वां की उपाधि भी दी गई है। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा प्रारंभ होता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसका वास्तविक निर्माण जो है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में पूर्ण हो पाता है। नेक्स्ट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर देता है और गुलाम वंश का जो अगला शासक है वो बन जाता है इल्तुतमिश। नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश जो है वो सुल्तान बनने से पूर्व जो है बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक 40 दल का गठन किया, जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आते हैं मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान जो है भारत में उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो भारत में जिस समय इल्तुतमिश शासन कर रहा था उसी समय क्या है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान आता है, जिसको इल्तुतमिश क्या है अपनी सूझबूझ का विदेश नीति का परिचय देते हुए चंगेज खान के आक्रमण को भारत से रोक देता है। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि को लेने वाले। इक्ता जिसका अर्थ है अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत को गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासक कौन है? तो 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जो है रजिया सुल्तान शासक बनती है और वह जो है प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया को सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो गुलाम याकूत को आमिर ए आखुर पद पर नियुक्त किया जाता है रजिया सुल्तान के शासन काल के दौरान। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किससे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो रजिया के विद्रोही अमीरों ने जो है वो रजिया की हत्या कर दी और जो है उसके बाद बहराम शाह को दिल्ली शासन का सुल्तान नियुक्त किया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मामलिकात पद का सृजन किया गया, जिसको संपूर्ण अधिकार निहित थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। तो नायब ए मामलिकात पद का जो सृजन है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो वो होता है बहराम शाह के शासनकाल में, और प्रथम नायब ए मामलिकात जो बनता है वो एतगीन को नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत पर किस शासक ने बलबन को नायब ए मामलिकात पर नियुक्त किया? तो जब दिल्ली सल्तनत पर नासिरुद्दीन महमूद जो है वो सुल्तान बनता है, उस दौरान बलबन को क्या है नायब ए मामलिकात पर नियुक्त किया जाता है। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई थी नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त किया? तो तुर्कान ए चहलगामी जिसका गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, उसको जो समाप्त किया जाता है वो नेक्स्ट शासक जो बलबन होता है, बलबन के द्वारा कर दिया जाता है। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन है? तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन करने वाला शासक है बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसने राजत्व को नियामत ए खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया कहा है। सिजदा और पैबोश की प्रथा अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? वो था बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो बलबन के द्वारा एक सैन्य विभाग की स्थापना की जाती है जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जाना गया। गुलाम वंश पर शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश पर शासन करने वाला जो अंतिम शासक होता है वो बलबन का पुत्र होता है जिसका नाम है क्यूमर्स। क्यूमर्स जो है वो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम शासक है। तो गुलाम वंश का ये क्यूमर्स जो है वो अंतिम शासक होता है गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश के प्रमुख शासकों को फिर से एक बार क्रम देख लेते हैं कौन कौन थे। तो सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी राजधानी लाहौर थी। इसके बाद आराम शाह को 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन है। और 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है तो फिर आराम शाह को उसका पुत्र को शासक बनाया जाता है। लेकिन इसके बाद जो बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश होता है वो आराम शाह की हत्या करवा देता है। फिर इल्तुतमिश जो है भारत का शासक बनता है और जिसकी राजधानी थी दिल्ली बनाई जाती है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र फिरोज शाह शासक बनता है, लेकिन ये कुछ समय तक ही रहता है। इसके बाद जो शासक बनती है वो बनती है रजिया सुल्तान, 1236 से 1239 तक रहती है। 1240-42 के बीच बहराम शाह को शासक बनाया जाता है। इसके बाद मसूद शाह, फिर जो नासिरुद्दीन महमूद है, नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया जाता है 1246 से 1265 के बीच। ये क्या है, ये जो इल्तुतमिश के वंशज हुए, इल्तुतमिश के बेटा बेटी ने जो शासन किया, इन्हें शमसी राजवंश के नाम से जाना जाते हैं। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश है वो कुतबी वंश है। और नेक्स्ट है जो ये बलबन और बलबन के बेटे, बलबन का शासन होता है 1265 से 1287। इसके बाद कैकुवाद और क्यूमर्स, उसके दोनों बेटों का शासन होता है, तो इनको बलबनी राजवंश के नाम से जानते हैं। तो गुलाम वंश के अंतर्गत कुल 3 वंश हैं, एक कुतबी वंश है, दूसरा शमसी वंश है और तीसरा फिर बलबनी वंश है। तो गुलाम वंश को आज हमने पढ़ लिया है और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे खिलजी वंश और उनसे संबंधित शासकों के बारे में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो वो तो लगभग करवा दिए।